नमस्कार, सत श्री अकाल, जोहार। एक बार फिर से आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं जीएस फाउंडेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं पॉलिटी की क्लास, और पॉलिटी की क्लास में हम लोग देखेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट 15 MCQ विथ फुल एक्सप्लेनेशन। यहाँ पर याद रखिएगा कि मेरी वीडियो रोजाना रात को 8 बजे आती है, तो इसे आप रोज देखना मत भूलिएगा। दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, लेकिन सेशन में जाने से पहले आप सभी छात्रों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इस सेशन को आखिरी तक जरूर देखिएगा। यदि वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है, कहता है कि किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? 1935, 1919, 1904 या 1858? किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी। इसने केंद्र में दैध शासन को अपनाने का प्रावधान किया था, लेकिन इसे कभी भी लागू नहीं किया जा सका। आइए अगला सवाल कर लेते हैं। अगला है, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर, मैसूर? संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? इसका सही आंसर हो जाएगा हैदराबाद ने भाग नहीं लिया था। हैदराबाद एकमात्र ऐसी रियासत थी जिसने भारत के संविधान सभा में शामिल होने से इनकार कर दिया था और स्वतंत्र रहना चाहता था। जूनागढ़ और कश्मीर को विलय के लिए शुरुआती हिचकिचाहट का सामना करना पड़ा, लेकिन बाद में उन्होंने विलय कर लिया था। मैसूर की बात कर लिया जाए तो मैसूर ने शुरू से ही संविधान सभा में प्रतिनिधित्व किया था। आइए अगला सवाल कर लेते हैं। अगला सवाल एसएससी सीपीओ 2011 सीआईएसएफ 2011 में पूछा गया है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? यूएसए, कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया? तो भारतीय संविधान में समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। आइए इसका डिटेल देख लेते हैं। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। यह सूची केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को कानून बनाने का अधिकार देती है। इसमें शिक्षा, वन और ट्रेड यूनियन जैसे विषय शामिल होते हैं। दोस्तों, आपको ज्ञात होगा कि सातवीं अनुसूची में 3 सूची दिए गए हैं। पहला संघ सूची, जिस पर कानून बनाने का अधिकार संघ को है। दूसरा राज्य सूची, जिस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य को है। और तीसरा समवर्ती सूची, जिस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को भी है और राज्य को भी है। इसके अलावा एक और सूची होती है जिसे क्या कहा जाता है? तो इसे याद रख लीजिएगा, अवशिष्ट विषय कहा जाता है।
अवशिष्ट विषय कहा जाता है और इसमें कानून बनाने का अधिकार जो है केंद्र को दिया गया है। आइए अगला सवाल कर लेते हैं। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है? प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या संविधान के सभी अनुच्छेदों को संविधान की आत्मा कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया है। प्रस्तावना यानी प्रियम्बल भारतीय संविधान का परिचय है और इसे संविधान की आत्मा कहा जाता है क्योंकि यह भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करती है। यहाँ पर अनुच्छेद 32 की बात करते हैं तो इसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। इसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है जो कि अनुच्छेद 32 में है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के अनुच्छेद 32 को यानी संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है क्योंकि यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर न्याय की बात करता है, न्याय की बात करता है। आइए अगला सवाल कर लेते हैं। निम्नलिखित जोड़ों में से किसने देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी? तो याद रखिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन। याद रखिएगा वीपी मेनन ने देशी रियासतों को भारतीय संघ में मिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सरदार पटेल और वीपी मेनन। आइए डिटेल देखते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन ने मिलकर देशी रियासतों को भारतीय संघ में एकीकृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसमें पटेल ने कूटनीति की भूमिका निभाई थी जबकि मेनन जो कि एक प्रशासक थे उसके सहायक के रूप में काम किया था। आइए अगला सवाल कर लेते हैं। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? प्रधानमंत्री, संसद, सर्वोच्च न्यायालय या राष्ट्रपति? मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति दे सकता है। डिटेल देख लेते हैं। मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? तो राष्ट्रपति दे सकता है। राष्ट्रीय आपात की स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा मौलिक अधिकारों को निलंबन कर दिया जाता है। अनुच्छेद 368 की बात कर लिया जाए तो इसके तहत ही राष्ट्रीय आपातकाल में अनुच्छेद 19 के तहत दिए गए मौलिक अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं। लेकिन अनुच्छेद 359 में यह व्यवस्था है कि सभी मौलिक अधिकार के निलंबन हो जाने के बाद भी अनुच्छेद 20 और 21 में दिए गए मौलिक अधिकार कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते हैं। आइए अगला सवाल कर लीजिए। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है? भारतीय संविधान के कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा टकराव की दशा में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान की गई है? 26वां, 42वां, 43वां या 52वां? सही आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इस तरह का प्रावधान किया गया था। भारतीय संविधान का 42वां संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा टकराव की दशा में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को
मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान की गई थी, लेकिन बाद में मिनर्वा मिल्स मामले 1980 में सर्वोच्च न्यायालय ने इस व्यापक प्रावधान को असंवैधानिक घोषित कर दिया था और मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के बीच सामंजस्यपूर्ण संबंध बनाने पर जोर दिया था। आइए अगला सवाल कर लीजिए। अगला है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 56 के तहत ऐसा प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 56 क्या कहता है? यह अनुच्छेद राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है और बताता है कि वो अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 साल की अवधि के लिए पद पर बना रहेगा। अनुच्छेद 54 की यहाँ पर बात करते हैं तो यह अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। 57 क्या कहता है? यह राष्ट्रपति की पुनर्निर्वाचन की पात्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति के पद के लिए योग्यता की बात करता है। तो आइए अगला सवाल कर लेते हैं और अगले सवाल में जाने से पहले आप सभी छात्रों से रिक्वेस्ट है कि सेशन को लाइक करते चलिएगा। अब तक कितने व्यक्ति भारत के उप प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हुए हैं? 3, 5, 7 या 10? सही आंसर हो जाएगा 7 व्यक्ति अभी तक भारत के उप प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। वे कौन कौन से व्यक्ति हैं जो भारत के उप प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त हुए हैं? पहला सरदार वल्लभ भाई पटेल और अंतिम लाल कृष्ण आडवाणी। इसके बीच मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, जगजीवन राम, यशवंत राम चौहान, चौधरी देवीलाल भी उप प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किए गए हैं। आइए अगला सवाल कर लेते हैं। प्राक्कलन समिति के सदस्य संसद के दोनों सदनों से चुने जाते हैं। बिल्कुल गलत कथन है दोस्तों। लोकसभा के सदस्यों में से ही चुने जाते हैं, ये कथन सही है। राज्यसभा के सदस्यों में से चुने जाते हैं, ये कथन गलत है। राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, ये भी कथन गलत है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोकसभा के सदस्य में से ही प्राक्कलन समिति के सदस्यों को चुना जाता है। प्राक्कलन समिति भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति मानी जाती है, जिसमें 30 सदस्य होते हैं और सभी के सभी लोकसभा सदस्यों में से ही चुने जाते हैं। राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट का कोई भी सदस्य इस समिति में हिस्सा नहीं लेता है। आइए इसका अगला सवाल कर लेते हैं। उड़ीसा की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी नंदिनी सतपथी, विजय लक्ष्मी पंडित, वसुंधरा राजे या शीला दीक्षित? ओडिशा की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? सही आंसर हो जाएगा नंदिनी सतपथी बनी थी। ओडिशा की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? नंदिनी सतपथी थी। आइए इसका चित्र देख लेते हैं। ये है आपके नंदिनी सतपथी, जो उड़ीसा के 8वें नंबर की चीफ मिनिस्टर थी और उड़ीसा की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। उन्होंने 1972 से दिसंबर 1976 तक 2 कार्यकालों के लिए उड़ीसा के मुख्यमंत्री के रूप में काम किया था। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था? कलकत्ता, चेन्नई, मुंबई या दिल्ली? पहले नगर निगम की बात कर लेते हैं। यह चेन्नई में स्थापित हुआ था। भारत में पहला नगर निगम चेन्नई मद्रास में 1688 में स्थापित हुआ था। यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित किया गया था। 1726 में बंबई और कलकत्ता में भी नगर निगम स्थापित किए गए थे। आइए अगला सवाल पर।
सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रति माह कितना वेतन मिलता है? 2,80,000, 2,90,000, 2 लाख या 2,10,000? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को 2,80,000 वेतन मिलता है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रति माह 2,80,000 वेतन मिलता है। यह वेतन भारत सरकार के न्याय विभाग द्वारा निर्धारित किया जाता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए इनका वेतन किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, तो न्याय विभाग द्वारा निर्धारित किया जाता है। इसमें विभिन्न भत्ते, पेंशन लाभ भी शामिल होते हैं। आइए अगले सवाल पर। मूल संविधान में संघ सूची में 97 विषय थे, अब उनकी संख्या कितनी हो चुकी है? ऑप्शन में 100 नहीं दिया गया है, तो 99 को ही 100 मान लेते हैं, तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। देखिए, संघ सूची में वर्तमान में 100 विषय हैं, जबकि मूल रूप से कितने विषय थे? 97 विषय थे। समवर्ती सूची में 52 विषय थे, जबकि मूल रूप से 47 विषय थे। यानी कि संघ सूची में और समवर्ती सूची में विषयों को बढ़ाया गया है, जबकि राज्य सूची में 61 विषय हैं और मूल रूप से 66 विषय थे। यानी राज्य सूची के विषय को समवर्ती सूची में डाल दिया गया है। आइए अगला सवाल कर लेते हैं। अगला सवाल है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य अपना त्याग पत्र किसको सौंपते हैं? सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति को सौंपते हैं। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष और सदस्य अपना त्याग पत्र भारत के राष्ट्रपति को सौंपते हैं। संविधान के अनुच्छेद 316 क्या कहता है? इसके अनुसार वे किसी भी समय राष्ट्रपति को लिखित नोटिस देकर अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। दोस्तों, पॉलिटी का ये सेशन आपको कैसा लगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो एक लाइक कीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।